Hello friend, welcome to our channel Selection Tech. This is lecture number 13 in which today we are going to see the three different topic राज्य सभा, लोक सभा एंड एंटी डिफेक्शन लॉ। आज हम लोग ये तीनों टॉपिक देखेंगे, राज्य सभा, लोक सभा एंड एंटी डिफेक्शन लॉ। ठीक, ये क्या होता है, राज्यसभा में इलेक्शन का प्रोसेस क्या है, लोकसभा का इलेक्शन का प्रोसेस क्या है, एंटी डिफेक्शन लॉ क्या होता है। इस लेक्चर को वो सभी लोग देख सकते हैं जो किसी भी तरह के गवर्नमेंट एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हो और उसमें एज ए सब्जेक्ट, एज ए टॉपिक इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस हो, सच एज एग्जाम्पल एसएससी, बीपीएससी, आरआरबी, इन सब में जहाँ भी इंडियन पॉलिटी आता हो वो सभी लोग इस लेक्चर को देख सकते हैं। चलिए आज का टॉपिक राज्यसभा से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले राज्यसभा में आर्टिकल 80 में दिया गया है कि मैक्सिमम 250 सीट राज्यसभा के हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं मैक्सिमम, बट करेंटली कितने पर टोटल इलेक्शन प्लस नॉमिनेटेड मेंबर होता है तो 245 अभी करेंटली हमारे इंडिया के पार्लियामेंट में 245 मेंबर रहते हैं। ठीक, जिसमें कि 12 मेंबर नॉमिनेटेड रहते हैं बाय डिफरेंट क्लास बाय द प्रेसिडेंट ऑफ डिफरेंट क्लासेस एंड 233 मेंबर जो है वो इलेक्टेड रहते हैं। इनको एमएलए के द्वारा इलेक्ट किया जाता है। ठीक, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन। ठीक, अब ये जो 12 नॉमिनेटेड मेंबर रहते हैं जो प्रेसिडेंट के द्वारा इलेक्ट होते हैं तो वो किस फील्ड से रहते हैं, वो सोशल साइंस, आर्ट एंड लिटरेचर, मेनली ये चारों फील्ड से होने चाहिए। कौन कौन, साहित्य, कला, विज्ञान एंड समाजशास्त्र, ये चारों से उसने इस चारों में से किसी एक फील्ड में कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क किया हो या उनको बहुत ज़्यादा ज्ञान हो तो प्रेसिडेंट उनको नॉमिनेट करते हैं एज ए राज्यसभा मेंबर। ठीक, टोटल कितने नंबर को प्रेसिडेंट नॉमिनेट कर सकते हैं, 12 मेंबर को टोटल प्रेसिडेंट नॉमिनेट कर सकते हैं। ये प्रोविज़न कहाँ दिया गया है, तो ये प्रोविज़न आर्टिकल 80 के पार्ट 3 में दिया गया है। ठीक, और 233 जो इलेक्टेड होते हैं तो वो कहाँ से आते हैं, तो वो डिफरेंट स्टेट्स, इट मीन्स टोटल इंडिया में 28 स्टेट है तो 28 स्टेट प्लस 3 यूटीज़, जम्मू कश्मीर, दिल्ली एंड पुडुचेरी, ये 3 यूटीज़ से भी आते हैं। कहाँ से नहीं आ रहे हैं तो अंडमान से, अंडमान एंड निकोबार, दादरा नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, वहाँ से नहीं आ रहे हैं और भी लक्षद्वीप से नहीं आ रहे हैं। ठीक, तो टोटल 28 स्टेट एंड 3 यूटी से राज्यसभा में मेंबर का रिप्रेजेंटेशन होता है। इट मीन्स वहाँ से वो लोग इनडायरेक्ट इलेक्ट होकर के आते हैं। तो अब इलेक्शन प्रोसेस देखते हैं। तो इलेक्शन कैसे होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन, इट मीन्स डायरेक्ट जनता नहीं चुनती है, डायरेक्ट जनता इलेक्ट नहीं करती है। ठीक, तो कौन इलेक्ट करता है, तो एमएलए के द्वारा, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा इनको इलेक्ट किया जाता है। कौन सा मेथड यूज होता है, तो PRSTVS, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम मेथड का यूज किया जाता है इस राज्यसभा के मेंबर को इलेक्ट करने में। और इसका जो इलेक्शन होता है वो ओपन बैलेटिंग होता है, इट मीन्स सबके सामने दिखा करके। या हम इसको इनडायरेक्ट वे में कह सकते हैं कि जो भी एजेंट होते हैं, एजेंट किस उसके दल के, उनको दिखाना पड़ता है। ओपन बैलेटिंग का मतलब हो गया कि वो सबको दिखा करके जो भी अपना बैलेट कर रहे हैं, वो किसको वोट दे रहे हैं, वो दिखा करके अपना वोट करते हैं। और ये जो अमेंडमेंट आया था 2003 में, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट, ये हम लोग एक मतलब कि 1950 में आया था, एक 1956 में आया था, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। हम लोग लेक्चर 14 में डिटेल में देखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 2013, इसमें क्या क्या चेंजेस हुए थे, क्या क्या और भी नियम ऐड हुए थे, कितना टोटल मेंबर, कितना मंत्री बन सकता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बन सकता है लोकसभा के मेंबर से, राज्यसभा के मेंबर से, वो सब चीज़ हम लोग मतलब कि इस अमेंडमेंट के तहत ऐड किया गया था। ठीक, तो इलेक्शन कैसा होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है,
वोट कौन देता है? इलेक्टेड एमएलए। इलेक्टेड एमएलए के द्वारा वोट किया जाता है। कौन सा मेथड यूज होता है? तो PRSTVS सिस्टम यूज होता है। कैसा वोटिंग होता है? तो ओपन वोटिंग होता है। टू एमएलए शोज द मेंबर एजेंट whom they are voting। किसको वो लोग वोट दे रहे हैं? ये मेंबर जो एमएलए है वो अपने एजेंट को, जो भी एजेंट चूज किया जाता है उसको दिखाते हैं। ठीक। अब आर्टिकल 83 में दिया गया है इसका टेन्योर, राज्यसभा का टेन्योर कितना दिन तक रहेगा, ये आर्टिकल 83 डील करता है। तो इट हैज़ नो टर्म, इसका कोई टर्म नहीं होता है। बट राज्यसभा के मेंबर का 6 साल का टर्म होता है, लेकिन राज्यसभा का कोई टेन्योर नहीं होता, इसलिए इसको परमानेंट हाउस भी कहते हैं। ठीक। राज्यसभा कभी भी डिसॉल्व नहीं होगा, भंग नहीं किया जा सकता है राज्यसभा को। ठीक। क्योंकि ये परमानेंट हाउस है, इसके 1/3 मेंबर हर 2 साल में जो होते हैं वो रिटायर कर जाते हैं। और इसका चुनाव हर एक, जिस भी स्टेट के मेंबर रिटायर कर रहे हैं तो हर 2 साल में वहाँ इलेक्शन होता है, उसके एमएलए के द्वारा इलेक्ट किया जाता है मेंबर को। ठीक। 1/3 ऑफ मेंबर रिटायरिंग एवरी सेकेंड ईयर जो है 1/3 मेंबर रिटायर होते हैं। और इनिशियल फेज में इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए लोटी सिस्टम से मेंबर को जो है अपने पद से हटाया गया था, इट मीन्स रिमूव किया गया था। वो लोग खुद अपने पद से रिज़ाइन दे देते थे लोटी सिस्टम से। क्योंकि जब शुरू में इलेक्शन हुआ, जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, उसके बाद जब 1951 में इलेक्शन हुआ। ठीक। तो वो जो इलेक्शन हुआ तो उसमें टोटल वो लोग 6 साल के लिए मेंबर बन गए थे, बट 1/3 मेंबर ने रिज़ाइन दिया, कुछ ने मन से और कुछ को लोटी सिस्टम, जिसका भी लोटी सिस्टम में नाम आया उन्होंने रिज़ाइन किया। ये था आर्टिकल 83 में। अब आर्टिकल 84 कहता है क्वालिफिकेशन, क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए राज्यसभा के मेंबर बनने के लिए। पहला कि उनका एज कितना, वो सिटीज़न होने चाहिए, इंडिया के, भारत के नागरिक होने चाहिए। सेकंड, उनका उम्र या एज 30 ईयर होना चाहिए, 30 ईयर प्लस होना चाहिए। और वैसा कोई भी क्वालिफिकेशन जो पार्लियामेंट जिसमें सांसद के द्वारा तय किया गया हो या टाइम टू टाइम जो ऐड किया जा सकता है, वैसा कोई भी क्वालिफिकेशन ऐड कर सकते हैं पार्लियामेंट। तो हैव सच क्वालिफिकेशन एज मे एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द पार्लियामेंट। अब आर्टिकल 102, उसका डिस्क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? वो पागल हो जाए, अनसाउंड माइंड, इट मीन्स वो पागल हो जाए, बैंकक्रप्ट हो जाए, या वो कोई और पोजीशन प्रॉफिट का रखा हो, पोजीशन ऑफ प्रॉफिट, जहाँ से उसको अर्निंग हो रहा हो, उसके बाद उसके पास कोई और भी एक और पोजीशन हो। या पार्लियामेंट भी डिटरमाइन कर सकता है डिस्क्वालिफिकेशन बाय मेकिंग अ लॉ, कोई भी लॉ बना करके वो डिस्क्वालीफाई करने का नियम बना सकता है राज्यसभा के मेंबर को, या उसने किसी और देश के सिटीजन की नागरिकता प्राप्त कर ली हो। इसका एग्जाम्पल क्या है? दल बदल कानून, एंटी डिफेक्शन लॉ। लास्ट टॉपिक हम लोग आज एंटी डिफेक्शन लॉ का कंप्लीट पढ़ेंगे। नेक्स्ट ये नोट में है, अगर मेंबर डिस्क्वालीफाइड होता है अंडर एनी लॉ तो उसको कौन देखता है? अंडर द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, देन डिसीजन इज टेकन बाय द प्रेसिडेंट, तो डिसीजन प्रेसिडेंट के द्वारा लिया जाता है। बट अगर एंटी डिफेक्शन लॉ के द्वारा किसी मेंबर को डिस्क्वालीफाइड किया जाता है तो उसका चेयरमैन के द्वारा उसको हटाया जाता है। ठीक। एब्सेक्ट एंटी डिफेक्शन लॉ में अगर किसी पर्सन को हटाया जाता है तो वहाँ का चेयरमैन उसको हटा सकता है, चेयरमैन इस बात को डिसीजन होता है। बट एंटी डिफेक्शन लॉ को छोड़ करके बाकी हर जगह प्रेसिडेंट हटाता है, प्रेसिडेंट डिस्क्वालीफाई कर सकता है विद द किसके कंसल्टेशन से, किसके सुझाव से? तो इलेक्शन कमीशन के सुझाव पर प्रेसिडेंट डिस्क्वालीफाइड कर सकता है किसी भी मेंबर को। ठीक। बट सिर्फ एंटी डिफेक्शन लॉ को छोड़ करके
एंटी डिफेक्शन लॉ को छोड़ करके बाकी सारी जगह पर प्रेसिडेंट नियम चला सकता है। ठीक। 9 डिप्टी चेयरमैन। हम लोग को पता है कि जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो ऑटोमेटिक क्या बन जाते हैं, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ठीक, ये हो गया। क्यों, अब वाइस प्रेसिडेंट हम लोगों ने पहले पढ़ चुका है, तब हम लोग डिप्टी चेयरमैन पढ़ते हैं। डिप्टी चेयरमैन कैसे इलेक्ट होते हैं, तो जितने 233 मेंबर प्लस 2 जो इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं उन्हीं के द्वारा उसी में से कोई एक मेंबर इलेक्ट होता है अपने से। और ये रिज़ाइन किसको देते हैं, तो रिज़ाइन का लेटर ये अपना चेयरमैन को देते हैं। तो अगर डिप्टी चेयरमैन को अपने पोस्ट से हटाना हो तो सेम मेथड यूज होता है कि 14 डेज पहले एक नोटिस दिया जाएगा रिमूवल का। किसको, डिप्टी चेयरमैन को। ठीक, डिप्टी चेयरमैन को नोटिस दिया गया 14 डेज पहले। फिर एक मोशन ऑफ रिमूवल लाया जाएगा राज्यसभा में, और राज्यसभा में ये पास होगा विथ इफेक्टिव मेजोरिटी। हमने प्रीवियस लेक्चर में इफेक्टिव मेजोरिटी डिटेल में देखा है। ठीक, उसके बाद ये नोट में है कि कास्ट वोट का पावर रहता है किसके पास, चेयरमैन के पास या प्रिसाइडिंग ऑफिसर, जो भी उस दिन उस सभा को लीड कर रहे हो उसको डिसाइडिंग वोट का। अगर कोई भी बिल आया और मामला 50-50 में फंस गया तो चेयरमैन अपना वोट दे सकते हैं। ठीक, बस सिर्फ एक ही केस में नहीं, जब उन पर इम्पीचमेंट का प्रोसेस चल रहा हो, इट मीन्स उसको चेयरमैन पर रिमूवल का प्रोसेस चल रहा हो। तो उस टाइम वो चेयरमैन के पद पर तो नहीं रहेंगे। उस टाइम चेयरमैन अपना वोट नहीं दे सकते। बाकी सारे केस में चेयरमैन अपना वोट दे सकते हैं। इट मीन्स जब 50-50 का बात आएगा तो चेयरमैन अपना कास्टिंग वोट किसी डिसाइडिंग वोट किसी एक पक्ष में दे सकते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे लोकसभा। लोकसभा क्या है, लोअर हाउस है, हाउस ऑफ कॉमन है, क्योंकि यहाँ ये पीपल हाउस, इसको हाउस ऑफ कॉमन या पीपल हाउस क्यों कहा गया, क्योंकि यहाँ लोग इलेक्ट होके आते हैं। इलेक्ट होके इट मीन्स डायरेक्ट इलेक्ट होते हैं। ठीक, आर्टिकल 81 मैक्सिमम स्ट्रेंथ 552 था बिफोर अमेंडमेंट 144 अमेंडमेंट के द्वारा एंग्लो इंडियन को जो 2 सीट दिया जाता था, जो कि आर्टिकल 331 में लिखा हुआ है, इसको रिमूव कर दिया गया। पहले टोटल कितना मैक्सिमम स्ट्रेंथ था लोकसभा का, लोकसभा टोटल स्ट्रेंथ 552, बट अब अभी कितना है 550 में ये 2 कहाँ चल गया, तो 2 था एंग्लो इंडियन को। किनको, एक एंग्लो इंडियन को, इसको रिमूव कर दिया गया बाय 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। और वो जो 2 एंग्लो इंडियन थे इसका प्रोविज़न कहाँ पर था, तो आर्टिकल 331 में। ठीक, तो आर्टिकल 331 में 2 सीट रिजर्व थे एंग्लो इंडियन के लिए, बट वो 2 सीट हटा दिए गए, तो टोटल अभी है 550। और अभी 550 में टोटल सीट पर कितने सीट पर इलेक्शन होता है, तो 543 करेंट सीट है 543, जिसमें कि स्टेट से आते हैं कितने, 524 स्टेट से आते हैं, एंड यूटी से कितने आते हैं, तो 19 से टोटल यूटी से आते हैं। ठीक, और हमारा ये सीट किसके बेसिस पर होता है, सीट का डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, जिसको कि बैक एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत 226 तक ये फिक्स कर दिया गया था कि हम लोग कौन सा बेस ईयर लेंगे, शायद 1980 का बेस ईयर लेकर के इस पर काम कर रहे होंगे। और फिर उसके बाद 1980 से लेकर 226 तक के लिए फिक्स कर दिया था। अब न्यू जो सेंसस हो रहा है उसके अनुसार हमारे लोकसभा का सीट इंक्रीज भी हो सकता है। 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1956 के तहत टोटल सीट 525 कर दिया गया था। पहले जो था मैक्स सीट 500 था, उसके बाद 525, फिर 31 फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1974 के तहत 545 सीट कर दिया गया था। ठीक, फिर जब गोवा, दमन एंड दीव ऐड हुआ
रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत तो 550 सीट और प्लस 2 सीट एंग्लो इंडियन के लिए। अब लोकसभा का टेन्योर 5 साल का होता है, लोकसभा का टेन्योर, और साथ में साथ उनके मेंबर का भी टेन्योर 5 साल का होता है। लोकसभा को डिसॉल्व किसी भी टाइम में किया जा सकता है जब उनका टाइम चल रहा हो विदिन द 5 ईयर। बट कब कर सकते हैं? जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैज़ नो मेजोरिटी, और ये फिर किसका डिसीजन हो जाता है? तो ये प्रेसिडेंट के अपने विवेक की शक्ति हो जाती है। ठीक, एलएस कैन बी डिसॉल्व एट एनी टाइम। अगर उन मेजोरिटी है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के सुझाव से उनको डिसॉल्व किया जा सकता है, लेकिन अगर मेजोरिटी नहीं है तो प्रेसिडेंट अपने विवेक की शक्ति से लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं। तो प्रेसिडेंट मेनली डिसॉल्व किया जाता है लोकसभा के में। इमरजेंसी के समय में 1 साल के लिए इनका टेन्योर बढ़ता है, और हर एक मीटिंग के बाद इनका टेन्योर 1 साल के लिए बढ़ा दिया जाता है। तो कौन सा इमरजेंसी? तो नेशनल इमरजेंसी के टाइम में, ना कि फाइनेंशियल इमरजेंसी। आर्टिकल 2 में कहा गया है कि आर्टिकल 82 में कहा गया है कि लोकसभा का जो सीट है वो किसके बेसिस पर? पॉपुलेशन के बेसिस पर होगा। मैंने पीछे में शायद 1981 बोल दिया था, तो यहाँ पर 1971 के सेंसस के अनुसार जितने भी पॉपुलेशन उस टाइम थे उस हिसाब से 550 सीट रखा गया हमारे लोकसभा में। ठीक, और 2001 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत ऐड कर दिया गया बाय कॉन्स्टिट्यूशन 84 नंबर की कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2001 में जो हुआ था कि ये टोटल सीट एक्सटेंड कब तक के लिए हो गया था? 226 तक के लिए। 226 तक के लिए ये एक्सटेंड हो गया था। और अभी जो इस टाइम जनगणना चल रहा है, अब उसके अनुसार टोटल लोकसभा सीट का निर्धारण होगा, और इसके लिए एक कमीशन का गठन होगा जो कि कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। क्यों? क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। डिलिमिटेशन कमीशन का गठन होगा किस चीज़ के लिए? सीट्स के लिए, कि कितने सीट को रखा जाए। इट इज़ एन ऑटोनोमस बॉडी, इट्स वर्क्स विद द कोऑर्डिनेशन ऑफ इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन के कोऑर्डिनेशन से ये अपना काम करेगा विद द हेल्प ऑफ इलेक्शन कमीशन, और इसके रिपोर्ट को अमेंड नहीं किया जा सकता है बाय पार्लियामेंट। इनका जो रिपोर्ट होगा वो फाइनल होगा। अब लोकसभा का इलेक्शन डायरेक्ट इलेक्शन होता है, और FPTP सिस्टम से फर्स्ट पोस्ट वोटिंग सिस्टम से इसका जो होता है इट मीन्स अगर सपोज टोटल पॉपुलेशन 100 है, अब ये 100 में से टोटल समझिए 5 कैंडिडेट ए तक ही टोटल 5 कैंडिडेट है। ठीक, एक को वोट आया 21%, इसको वोट आया 20%, इसको भी वोट आया 20%, इसको भी वोट आया 20%, इसको वोट आया 19%। तो सबसे ज़्यादा वोट पाने वाला 21% वोट पाने वाला ये जीत गया। ठीक, तो यही हो गया FPTP सिस्टम। अब उसका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? वो मेंबर होना चाहिए कहाँ का? राज्यसभा का मेंबर होना चाहिए। कौन? सिटीजन ऑफ क्वालिफिकेशन क्या है? तो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, एज 25 ईयर होना चाहिए, और वो कोई भी पोजीशन नहीं होना चाहिए जो भी पार्लियामेंट के द्वारा डिस्क्राइब किया गया है या प्रिस्क्राइब किया गया है। उसके पास वो सारे क्वालिफिकेशन होने चाहिए जो कि राज्यसभा के द्वारा प्रिस्क्राइब किया गया है। ठीक, अब उसको डिस्क्वालिफिकेशन किस बेसिस पर कर सकते हैं? उसके बाद कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है तो वो पागल हो गया है, अनसाउंड माइंड, बैंकक्रप्ट हो गया है। ठीक, या फिर उन्होंने सिटीजनशिप ले लिया है किसी और कंट्री का, या फिर प्रेसिडेंट उसको हटा सकते हैं। डिटरमाइंड डिस्क्वालिफिकेशन और एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत स्पीकर उसको हटा सकते हैं। ठीक, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ लोकसभा मेंबर। अब प्रोटेम स्पीकर क्या होता है? जब लोकसभा के चेयरमैन या स्पीकर नहीं हो, इट मीन्स
ये प्रोटेन स्पीकर टेम्प्रोरी बेसिस पर एक स्पीकर बनाया जाता है जो कि परमानेंट स्पीकर को शपथ ग्रहण करवाएगा। मेनली काम यही रहता है। ठीक, ये सीनियर मोस्ट मेंबर होता है लोकसभा में से, अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, ओथ इसको प्रेसिडेंट दिलवाते हैं। इसका मेन फंक्शन होता है ओथ टू द मेंबर द प्रिसाइड अंटिल द स्पीकर इज इलेक्टेड। जब तक कोई स्पीकर इलेक्ट नहीं हो जाता है तब तक प्रोटेन स्पीकर अपना काम करता है। ये टेम्प्रोरी होता है, इसको इलेक्ट कौन करते हैं? प्रेसिडेंट। इसको ओथ भी कौन दिलवाता है? प्रेसिडेंट। इसका मेन काम होता है ओथ शपथ ही दिलवाने में। अब लोकसभा का स्पीकर ये किसके द्वारा इलेक्ट होता है? तो जो भी जितने लोकसभा मेंबर इलेक्ट होके गए हैं उसी में से कोई एक मेंबर बनता है इलेक्टेड अमंग द लोकसभा मेंबर। इसको ओथ कौन दिलवाते हैं? प्रोटेन स्पीकर। और पहले ये ऑफिस ऑफ मेंबर का ओथ लेता है। और लोकसभा का जो स्पीकर होता है वो डिसॉल्व नहीं होता है या डिसोल्यूशन उसका नहीं होता है जब तक कोई न्यू लोकसभा नहीं आ जाए। ठीक, तो वही लिखा है हिज ऑफिस इज नॉट डिसॉल्व अपॉन द डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा। अगर लोकसभा भंग हो चुका है और ये कंटिन्यू है अंटिल फर्स्ट सिटिंग ऑफ द न्यू लोकसभा स्टार्ट, जब तक न्यू लोकसभा का फर्स्ट सिटिंग स्टार्ट नहीं हो जाता है तब तक लोकसभा स्पीकर अपने पद से नहीं हटता है। ठीक, अब लोकसभा स्पीकर का फंक्शन क्या होता है? ठीक, तो इलेक्शन ऑफ, पहले कुछ आर्टिकल लेते थे। आर्टिकल 93 में दिया गया इलेक्शन ऑफ स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर। इसका इलेक्शन अगर वैकेशन, रिजाइन एंड रिमूवेबल प्रोसेस आर्टिकल 94 में। आर्टिकल 95 में डिप्टी स्पीकर और अदर पर्सन के ड्यूटीज़ के बारे में दिया गया है। उसी तरह आर्टिकल 97 में सैलरी के बारे में दिया गया है। आर्टिकल 101 में कास्टिंग वोट जो स्पीकर के पास होता है उसके बारे में दिया गया है। और एंटी डिफेक्शन लॉ ये 10th शेड्यूल के पारा 6 में दिया गया है। अब मेन फंक्शन क्या है? ये ऑफिस को, ये जो प्रिसाइड मतलब कि जो भी कार्यक्रम स्टार्ट होता है वो स्टार्ट करता है। ठीक, कंडक्ट सिटिंग ऑफ लोकसभा, मेंटेन डिसिप्लिन। और ये जो है लोकसभा में जब किसी भी मुद्दे पर बहस चल रहा होता है तो उस टाइम ऑर्डर एंड डेकोरम को मेंटेन करता है। ये वार्म करता है मेंबर को और सस्पेंड भी कर सकता है अगर उसने कुछ मिसकंडक्ट किया है। तो ये कुछ रूल को इंटरप्रेट्स भी करता है। ठीक, जैसे कि मनी बिल, ये कौन बताएगा? इसका डिसीजन स्पीकर लेता है, वो मनी बिल है या नहीं है। वही लिखा हुआ है आर्टिकल सेटिस्फाइड मनी बिल। कास्टिंग वोट का पावर हो गया। डिसाइड एंटी डिफेक्शन लॉ, कंट्रोल बिजनेसेस ऑफ द हाउस, अलाउ डिस्कशन, एडमिट मोशन, एडजर्न हाउस व्हेन नेसेसरी। जब ज़्यादा बहस होने लगे या कुछ बहुत ज़्यादा ही बहस होने लगे तो वो उस हाउस को उस टाइम के लिए भंग कर देता है कि फिर नेक्स्ट मीटिंग कब करेंगे। तो ये सब किसके फंक्शन हो गए? लोकसभा स्पीकर के। उसके पास ये पावर भी है या फंक्शन से कर सकते हैं लोकसभा के। ठीक, अब डिप्टी स्पीकर क्या होता है? जब लोकसभा स्पीकर नहीं रहेंगे उसके बदले जो काम कर रहे होंगे उसको हम लोग डिप्टी स्पीकर कहते हैं। प्रिसाइड इन एब्सेंस ऑफ स्पीकर। और इसका भी रिमूवल का प्रोसेस सेम रहता है जिस तरह की स्पीकर को हटाते हैं। सबसे पहले 14 दिन पहले नोटिस देंगे। ए मेंबर गिव्स रिटर्न नोटिस टू इंटेंशन ऑफ रिमूवल। ठीक, इसमें भी पहले नोटिस गया, उसके बाद फिर वहाँ एक डेट मिलेगा जो कि आर्टिकल 94 में दिया गया रहेगा। फिर हाउस में उस नोटिस पर उस रेजोल्यूशन को पास किया जाएगा। फिर वोटिंग होगा और वोटिंग क्या? इफेक्टिव मेजॉरिटी। सेम प्रोसेस जो प्रोसेस स्पीकर का था, जो प्रोसेस प्रेसिडेंट का था, वहाँ यहाँ पर भी सेम प्रोसेस लागू किया जाता है। ये थे डिप्टी स्पीकर के बारे में। अब एंटी डिफेक्शन लॉ। तो एंटी डिफेक्शन लॉ क्या होता है? दल बदल कानून।
जब पार्टी सपोज कोई मेंबर था, मेंबर ए किसी एक पार्टी में था, ठीक, और वो देखा कि इस पार्टी में मन नहीं लग रहा है, ठीक, मन नहीं लग रहा है, या किसी पार्टी से उसको कुछ और ऑफर दिया गया और वो जा करके पार्टी 1 से, ये जो मेंबर ए था, पार्टी 1 से पार्टी बी में चल गया, पार्टी 1 से पार्टी 2 में चल गया। क्यों? मेंबर ए को कुछ ऑफर दिया गया या उसका मन नहीं लगा, किसी भी रीजन से वो पार्टी ए से पार्टी बी में चल गया, तो यहाँ पर एंटी डिफेक्शन लॉ लागू होता है। इट इज़ लॉ टू प्रिवेंट इलेक्टेड मेंबर फ्रॉम लीविंग देयर पॉलिटिकल पार्टीज आफ्टर इलेक्शन एंड ज्वाइनिंग अदर पार्टी ऑन दी अपोजिशन साइड, ठीक। ये हो गया एंटी डिफेक्शन लॉ। जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं, ठीक, नॉमिनेटेड मेंबर वो 6 मंथ के अंदर तक किसी भी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। नॉमिनेटेड मेंबर 6 मंथ तक किसी भी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन अगर वो 6 मंथ के बाद किसी और पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं तो वहाँ पर फिर से एंटी डिफेक्शन लॉ लागू हो जाएगा और उसको हटाया जा सकता है। और इसमें कुछ एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है? अगर कोई भी पार्टी का टोटल 2/3 मेंबर, टोटल मेंबर का 2/3 मेंबर, इट मीन्स अप्रोक्स 66.66% किसी और पार्टी में जा करके मिल गया, तब एंटी डिफेक्शन लॉ काम नहीं करता है। ये इसका एक्सेप्शन दिया गया। पहले 1/3 मेंबर था, बट उसको चेंज करके 1992 में 2/3 मेंबर कर दिया गया। अगर 2/3 मेंबर किसी अगर पार्टी ए में इट मीन्स पार्टी ए में, देखिए पार्टी ए में टोटल 10 मेंबर थे और 10 में से 7 मेंबर ज्वाइन अदर पार्टी, देन इन दिस केस anti-defection law does not apply. But a 6 member if join other party, anti-defection law apply. क्यों? क्योंकि ये कितना हुआ 60%। अगर किसी, ये 10 के बेसिस पर ही कर रहे हैं कि पार्टी ए में टोटल 7 मेंबर था, अगर वो किसी और पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं तो वो टोटल 2/3 मेंबर को लेके जा रहा है, तो यहाँ पर जनरली एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होता है। एंटी डिफेक्शन लॉ कह सकते हैं ADL कहाँ है? हम मेंशन किया गया है 10 शेड्यूल में। और साथ में इसमें एक और नियम है, अगर व्हिप, जैसे कि कोई भी पार्टी का एजेंट, अगर पार्टी ए है, एग्जाम्पल पार्टी ए का एजेंट व्हिप जारी करता है, डेट किसी भी बिल के अगेंस्ट में वोट देना है या उसके साथ में वोट देना है, ठीक। सपोज उसने बिल के अगेंस्ट में वोट करना है, डेट वोट अगेंस्ट द बिल। ये क्या है? व्हिप है, वोट अगेंस्ट द बिल। इट मीन्स कोई ऐसा चीज़ जो कि उसका एजेंट जारी कर रहा है और उसका बात मानना होता है, वोट अगेंस्ट द बिल। देन अगर मेंबर इस बात को नहीं मानता है तो उसको भी एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत हटाया जा सकता है। एक इसके लिए एक नाम है आयाराम ग्याराम, एक मंत्री हुआ करते थे गयालाल हरियाणा से। उसने एक ही दिन में 3 बार अपने पार्टी चेंज किया था, एक ही दिन में 3 बार। तभी से एंटी डिफेक्शन लॉ
के बारे में आया। और इसका एंटी डिफेक्शन लॉ का जो निर्णय लेता है, कौन लेता है? तो ये स्पीकर लेता है, या फिर प्रिसाइडिंग ऑफिसर स्पीकर, कि अगर इसको हटाने का किसके पास राइट है, तो वो सारा राइट स्पीकर के पास है और किसी और के पास नहीं है। और इससे एंटी डिफेक्शन लॉ से किसको नहीं हटाया जा सकता है? हु इज़ प्रिवेंटेड फ्रॉम द एंटी डिफेक्शन लॉ? तो स्पीकर, चेयरमैन कहिए, एंड डिप्टी चेयरमैन। ऑफ द लेजिस्लेचर आर प्रिवेंटेड या exempted from the disqualification of the on the ground of anti-defection law। क्योंकि स्पीकर खुद इस बात का जो है चयन करता है कि किसको एडीएल के बेसिस पर हटाना चाहिए। ये था टोटल एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में। नेक्स्ट डे हम लोग बिल कितने तरह के होते हैं, मनी बिल, ऑर्डिनरी बिल, फाइनेंस बिल, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, ये सब के बारे में देखेंगे। थैंक यू।